Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia and in this video I am going to discuss chronological list of Mulk Raj Anand's major work. So guys, basically I want to tell you about Mulk Raj Anand जिनका टाइमिंग पीरियड है 1905 to 2004. प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी में पर्टिकुलर राइटर से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं इन एग्जाम में, राइट? So basically, Mulk Raj Anand was a pioneer Indian author and one of the most prominent figures in Indian English literature. If I talk about his work, तो इनका जो वर्क है जो बेसिकली ही give attention towards the unprivileged, the brutality of the caste system, and the exploitation caused by colonialism and industrialization. एंड गाइस बेसिकली इनकी राइटिंग्स में हमको ह्यूमनिज्म देखने को मिल जाएगा एंड स्टोरी टेलिंग जो है इनका विविड स्टोरी टेलिंग एंड सोशल कॉन्शियसनेस यू विल गेट इन दी वर्क्स ऑफ मुल्क राज आनंद, जो बेसिकली बॉर्न हुए हैं पेशावर, जो कि अभी नाउ इन पाकिस्तान में है. एंड इफ आई टॉक अबाउट आनंद, ही ग्रू अप इन अ फैमिली विद टाइज ऑफ द वर्किंग क्लास, राइट? रिमेंबर कि जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं वहीं की फैमिली से आपके जो मुल्क राज आनंद हैं एक्चुअली कम फ्रॉम देयर, राइट? एंड एंड गाइज मुल्क राज आनंद जिन्होंने अपनी जो आप बोल सकते हैं इनकी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी वो इन्होंने इंडिया से गॉट किया था. एंड ही डन हिज पीएचडी फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड दैट्स द रीज़न E.M. फॉस्टर इनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं. एंड रविंद्रनाथ टैगोर एज वेल एज इफ़ आई टॉक अबाउट महात्मा गांधी का इन पर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आनंद की लाइफ पर, राइट? एंड एज यू ऑल नो कि आनंद की जो डिब्यूट नॉवल है दैट इज अनटचेबल, पब्लिश्ड इन द ईयर 1935, गाइस कंसीडर लैंडमार्क इन इंडियन लिटरेचर, राइट? So guys, let's move on the list of today's chronological works by Mulk Raj Anand. As I told you, first novel written by Mulk Raj Anand, Untouchable, published in the year 1935, considered a groundbreaking novel about the life of a Dalit boy named Bakha, right? Let's move on ahead. This is the second novel, Kuli, published in the year 1936, right? This is the novel about struggle of Munno, a 14 years of boy, right? A young boy from poor family, right? An orphan also. इनके मम्मी पापा नहीं थे, अपनी अंकल और आंट के साथ ये रहे थे आपके मुन्नो जो थे. एंड फ्रॉम अ पुअर फैमिली एक्सप्लोरिंग क्लास ऑपरेशंस. इस नॉवल के अंदर यही दिखाया गया है कि किस तरीके से ऑपरेस किया जाता है द पर्सन हु हैज़ नथिंग बट he has a big hurt, right? Next, we have The Two Leaves and a Bird. This is the third novel published in the year 1937, right? Please set all of the works जो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ इस वीडियो में ऑलरेडी आई हैव डन इन क्रोनोलॉजी मैनर. इन सभी को आपको सिक्योर करके रखना है अपने नोट्स में सो दैट गाइज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो टूवर्ड्स द क्रोनोलॉजी सेटिंग्स, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं. ट्रस्ट मी. एंड ही इज़ दी वन ऑफ द मेजर राइटर जिनको एग्जाम में कभी भी छोड़ा नहीं जाता, हमेशा से इनसे क्वेश्चंस आपको मिलता ही मिलता है, राइट? सो द लीव्स एंड अ बर्ड, बेसिकली गाइज दिस नोवल फोकस गंगू. गंगू इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवल, जो कौन है? अ टी प्लांटेशन में वर्कर है, राइट? Number 4, we have The Village by Mulk Raj Anand, published in the year 1939. This is the first book फ्रॉम दी लालू ट्रोलॉजी. इन्होंने एक लालू ट्रोलॉजी करके बुक्स लिखी थी जिसके 3 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट वी हैव द विलेज, पब्लिश्ड इन द ईयर 1939. रिमेंबर लालू ट्रोलॉजी करके इसको नेम दिया है, जैसे अफ्रीकन ट्रोलॉजी हम पढ़ते हैं ना चिनुआ चिबे की, इन लाइक दैट मैनर ये मुल्क राज आनंद की लालू ट्रोलॉजी करके है. एंड इसके 3 पार्ट्स हैं, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द स्वैड एंड द सिकल, राइट? दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये बेसिकली नॉवल है, एक्सप्लोर कर रही है द लाइफ ऑफ लाल सिंह, राइट? लाल सिंह कौन है? वो एक पंजाबी पीजेंट है, अगेंस्ट है वो द बैकड्रॉप ऑफ रूरल इंडिया, राइट? नेक्स्ट वी हैव अक्रॉस द ब्लैक वाटर, सॉरी, राइट? दिस इज
1940 publication and second part of Lalu trilogy, or you guys can say second novel in the Lalu trilogy, right? Published in the year 1940 across the Black Waters. This is the second part in the Lalu trilogy describing experience of soldiers. इसमें soldiers के experience को दिखाया गया है fighting in the World War First, right? Let's move on next. So guys, next we have The Sword and the Sickle. This publication है इसकी 1942 and this is the final book, or you guys can say third part of the Lalu trilogy written by Mulk Raj Anand and published in the year 1942. Basically about है लाल सिंह's involvement in the इंडियन इंडिपेंडेंस. इंडियन इंडिपेंडेंस में जो लाल सिंह का इन्वॉल्वमेंट है वही सब आपको इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर दिखाया गया है, राइट? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. Guys, next we have The Big Heart, right? This is the novel by Mulk Raj Anand published in the year 1945, right? And basically a novel about a community of artisans in a small Indian town grappling with industrialization. Basically guys, The Big Heart in which Mulk Raj Anand wants to reach towards his readers कि वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज प्रैक्टिसेस का ऑन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन in colonial and post-colonial India, right? Let's move on next, work written by Mulk Raj, and here is Seven Summers. This is published in the year 1951. This is guys an autobiographical novel है, right? This is the first part of a 7 volume. इसके basically 7 volumes हैं, volume series है ये, in which he planned to narrate his life experience. जो मुल्क राज आनंद हैं इन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए ये 7 वॉल्यूम सीरीज को प्लान किया था बनाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली only 4 वर completed. सिर्फ 4 थी जो कंप्लीटेड हुई थी इन हिज लाइफ टाइम, एंड जो रिमेन 3 थी वो अनकम्प्लीट रह गई थी, राइट? सो फर्स्ट पार्ट वी हैव 7 समर्स पब्लिश्ड इन द ईयर 1951, रिमेंबर, जिसमें करेक्ट आप बोल सकते हैं प्रोटैगनिस्ट है कृष्ण चंद्र, इज द हीरो ऑफ द 7 समर, एंड ओनली 4 novels were completed. So we have names. First we have 7 summers एंड नेक्स्ट वी हैव मॉर्निंग फेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1972 में. बेसिकली इसको 1968 में पब्लिश कराया गया था, राइट? रिमेंबर दिस इज द पब्लिकेशन ईयर, एंड 1972 में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है. रिमेंबर SAA, दिस इज द एक्रोनिम्स ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, ओके? एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट वी हैव कन्फेशन ऑफ अ लवर, एंड नंबर 4 वी हैव बबल, द बबल. रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चंस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रॉम 7 समर्स की जो 7 वॉल्यूम्स हैं, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कि जो 4 इनकी कंप्लीट हो चुकी थी वो कौन सी, उनके टेक्स्ट के जो टाइटल है वो कौन से हैं, राइट? सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. Let's move on. Number 9, written by Mulk Raj Anand novel, The Private Life of an Indian Prince, which published in the year 1953, right? So guys, in this novel, Mulk Raj Anand इन्होंने examines किया है the life of a prince, एक प्रिंस की लाइफ को जो स्ट्रगलिंग विद दी चैलेंजेस, जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंस का स्ट्रगल चल रहा है चैलेंजेस से, ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. देखिए जो मुल्क राज आनंद की जो नॉवेल्स हैं वो पोर्ट्रे करती हैं काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, एक्सप्लॉयटेशन एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ह्यूमन सफरिंग एंड सोशल कमेंट्री. आप इस तरीके से मगअप कर सकते हैं इन योर माइंड कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पोर्ट्रे किया जाता है इन द नॉवेल्स ऑफ मुल्क राज आनंद. बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, राइट? एंड अदर टू. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. सो 10th नंबर वी हैव द ओल्ड वुमेन एंड द काउ. ये लिखा है एंड, राइट? रिमेंबर एंड. द ओल्ड वुमेन एंड द काउ पब्लिश्ड इन द ईयर 1960. रिमेंबर गाइज,
is the only novel by मुल्क राज आनंद which has a women गौरी. इसके अंदर विमेन जो एज इट्स सेंट्रल कैरेक्टर आपको यही एक नॉवल ओनली मुल्क राज आनंद की है जिसमें इन्होंने विमेन को एज ए सेंट्रल कैरेक्टर प्रेजेंट किया है, राइट. एंड इज बेस्ड ऑन एन एंशियंट मिथ. और ये बेसिकली नॉवल जो है आपकी द ओल्ड विमेन एंड द काउ पब्लिश्ड इन द 1960, ये बेस्ड है आपकी किस पर, ऑन एन एंशियंट मिथ, राइट. एंड एक्सप्लोर कर रही है, एक्सप्लोरिंग द कंडीशन ऑफ विमेन इन रूरल इंडिया. रूरल इंडिया में विमेन की जो कंडीशंस थी कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लोर किया गया है इन दिस पर्टिकुलर नॉवल, ओके, थ्रू द लाइफ ऑफ अ यंग गर्ल गौरी. गौरी की लाइफ के थ्रू यहाँ पे बताया गया, एक्सप्लोर किया गया है एक्चुअल कंडीशन ऑफ विमेन, राइट. सो गाइज ये जो इनकी नॉवल है द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, इसको रिटाइटल कर दिया गया था एज अ गौरी, राइट, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इसके अंदर, मैंने अभी आपको बताया. तो बेसिकली ये जो नॉवल है इनकी 1960 में इसका पब्लिकेशन था. तो ऑथर इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं थीम्स. इसमें कौन कौन से थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है? जेंडर ऑपरेशंस, सोसाइटल पैट्रियार्टिकल, जो सोसाइटी है सोसाइटल जो पैट्रियार्टी की है, यानी कि जो एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है, समाज है, उसके बारे में बताया गया है. एंड द जर्नी टूवर्ड्स फीमेल इमेंसिपेशन इसके अंदर दिखाया गया है एज अ थीम, राइट, थ्रू द लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट गौरी. तो आनंद जो है इसमें क्रिटिक कर रहे हैं द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स दैट सब्जुकेट करता है विमेन को एंड प्रिवेंट करता है उनको फ्रॉम रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल. उनको रियलाइज करने से रोकता है कि वो अपने फुल पोटेंशियल को पहचाने, अंडरस्टूड करें एंड गो अहेड इन देयर लाइफ. कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है. तो इसी को क्रिटिसाइज किया गया है मुल्क राज के द्वारा इन दिस पर्टिकुलर नॉवल विद द हेल्प ऑफ गौरी, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल, राइट. Let's move on. Number 11 novel we have Morning Face, right, published in the year 1968. Remember guys, according to publication year I have give numbering to chronology, so please make a note of it. तो Morning Face जो कि 7 Summers का सेकेंड पार्ट है, जो 7 वॉल्यूम सीरीज थी इनकी ऑटोबायोग्राफी जिसमें इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, दिस इज द सेकेंड पार्ट Morning Face. It this is the second part of his autobiographical series and basically इसको consider किया जाता है सेमी ऑटोबायोग्राफी. इसमें इनके चाइल्डहुड की जो जितनी भी मेमोरीज है चाहे मुल्क राज आनंद की, all the things described in this Morning Face, okay. And this won him the Sahitya Academy Award in 1972. रिमेंबर 1972 द ईयर जब इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्क मॉर्निंग फेस के लिए. दिस इज द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल. प्लीज़ रिमेंबर द कैटेगरी ऑफ पर्टिकुलर वर्क, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि दिस इज द ऑटोबायोग्राफी और दिस इज द नॉवल, राइट, कि बेसिकली ये क्या है. तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि मॉर्निंग फेस एंड 7 समर बोथ आर autobiographical novel written by Mulk Raj Anand, published in the year 1968. Morning Face, okay. Let's discuss additional contributions done by Mulk Raj Anand, right. Apart from novels, he also wrote short story collection, right. So we have The Lost Child and other stories published in the year 1934, and next we have The Barber's Trade Union and other stories published in the year 1944. Remember, these are the short story collection written by Mulk Raj Anand. Apart from this, essay and non-fiction also written by Mulk Raj Anand. Anand also wrote essays on art, culture and politics. ओके, रिमेंबर इन्होंने essays लिखे हुए हैं आर्ट पर, कल्चर पर, पॉलिटिक्स पर. गाइज जो इनके एसेज हैं विच रिफ्लेक्टिंग एसेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हिज मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड इंटरेस्ट इन ह्यूमनिज्म, क्योंकि जो आपके मुल्क राज आनंद हैं डीपली इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय मार्क्सिस्ट थॉट और थियोलॉजी आप बोल सकते हैं. व्यूड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट. इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऐसे देखा है जैसे कि डबल एज स्वॉर्ड हो. एंड क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी मुल्क राज आनंद के वर्क हैं कहीं ना कहीं वो एडवोकेट करते हैं
एंड रिस्पेक्ट करते हैं द डिग्निटी ऑफ वर्कर्स एंड प्रिजर्व द कल्चर हेरिटेज ऑफ आर्टिसंस. दैट इज द रीजन हम इनको बोलते हैं कि ही हैज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट थॉट. राइट. होप गाइज द वे आई डिस्कस इन टूडेज वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड all the things I mentioned in this video most important हैं. Now I'm going to discuss brief about the novel written by Mulk Raj Anand Kuli, second novel published in the year 1936. Please stay tuned with me, don't go anywhere till my video end. So guys, first I will tell you some important or major facts regarding novel Kuli. मुल्क राज आनंद की सेकेंड नॉवल कंसिडर की जाती है कुली, पब्लिश्ड इन द ईयर 1936. Guys, Mulk Raj Anand's novel Kuli, which was published 1936. And if I talk about the plot of Mulk Raj Anand's Kuli, revolves around a 14 years boy. जो इसका plot है completely वो revolves हो रहा है around 14-year boy named Munnu. Munnu is the protagonist of the novel and his plight ड्यू टू पॉवर्टी. किस तरीके से उसको प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि ही इज़ पुअर, राइट, बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू हिज इन्फेरियर कास्ट पोजिशन. क्योंकि उसकी पोजिशन जो है इन्फेरियर है, नॉट सुपीरियर है. दैट इज़ द रीज़न कि उसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है एवरीवेयर. हर जगह उसको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश की जा रही है. जहाँ वो जैसा चाहता है उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं. अगर वो काम करना चाहता है देन आवर्स बहुत लॉन्ग है, वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको दिया कुछ नहीं जा रहा. उसके बाद जो उसकी अर्निंग हो रही है दैट वाज नथिंग, राइट. सो दिस इज़ द प्लाइट यू गाइज कैन सी इन द नॉवल कुली, राइट. मुन्नू जो है इज़ एन ऑर्फिन है, पॉटर बॉय है. पॉटर समझते हैं, कुली को बोलते हैं जो बोझा उठाने वाले होते हैं ना, पॉटर बॉय, उनको आप बोलते हैं, ठीक है. हु कम्स फ्रॉम हिज विलेज होम इन कांगड़ा हिल्स टू दी सिटी. वो बेचारा सिटी आ जाता है अपनी कांगड़ा हिल से, जो इनका विलेज होम है. बेसिकली जो मुनरो था इसका ड्रीम था कि इन हिल्स के बीच में रहना, यहाँ पे इंजॉय करना, क्योंकि ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर था कहीं ना कहीं. जैसे एक इंसान होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाता है, टच्ड हो जाता है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से. तो इसका तो इन्वायरमेंट ऐसे था कि इसको अच्छा लगता था हिल्स के बीच में रहना, वहाँ पे पहाड़ों पे मतलब क्लाइंब करना एंड काइंड्स ऑफ थिंग्स मतलब ही वांटेड टू डू. लेकिन इसको सिटी भेज दिया जाता है क्योंकि पॉवर्टी की वजह से एंड जस्ट बिकॉज कि ही इज़ एन ऑर्फिन, कि इसको कोई भी अब एजुकेशन या इसके लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते. अभी वो उसको और नर्च नहीं कर सकते जो इनके अंकल आंट है, राइट. लेट्स मूव अहेड. तो गाइस, ये जो मुन्नो थे इनकी जो लाइफ थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही. मतलब जो जितना ये जिए उतनी लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही. मुन्नो वर्क्स इन पैथेटिक कंडीशन, बहुत ही पैथेटिक या मिजरेबल आप बोल सकते हैं कंडीशन में इन्होंने काम किया इन वेरियस प्लेसेस. मतलब जहाँ भी जाते थे, एक जगह तो जहाँ ये थोड़ा समय इन्होंने काम किया, ऑर्गेनिक जितनी भी वहाँ पे इतनी गंदी बदबू आती थी और उसी इन्वायरमेंट में इनको वहाँ पे रहना होता था. एंड फाइनली डाइज बाय ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ भी हो जाती है क्योंकि इनको कोई भी ऐसा माहौल नहीं मिला मुन्नो को अपनी लाइफ में, मुन्नू को, राइट. एंड द नॉवल कुली अबाउट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडियाज़ कास्ट सिस्टम को ये हमें बताने की कोशिश करती है कि क्या था कास्ट सिस्टम का, क्या पोजीशन थी. जैसे अनटचेबल में इन्होंने बताया कास्ट सिस्टम को मुल्क राज आनंद ने. इन दिस नॉवल ऑल्सो मुल्क राज आनंद ने हमको बताने की कोशिश की है कि कास्ट सिस्टम इन ब्रिटिश रूल में क्या कंडीशन थी हमारे इंडियंस की, और जो द पीपल हु आर बहुत ज़्यादा गरीब थे, पुअरर क्लास थी, उनको कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, राइट. सो यही सब आपको इस नॉवल में मिला है देखने के लिए. एंड दिस नॉवल डिवाइडेड इनटू गाइस 5 पार्ट्स, 5 चैप्टर्स हैं बेसिकली इस नॉवल के अंदर कंप्लीट. Kuli is a great work of Anand where exposes the hard realities of an underprivileged society. जो underprivileged societies होती हैं उन्हें कितनी हार्ड रियलिटीज़ से गुजरना पड़ा, उन सभी रियलिटीज़ को एक्सपोज किया गया है इन दिस नॉवल कुली बाय मुल्क राज आनंद. तो गाइज बेसिकली जो मुन्नू है कुली में प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, लिव विद हिज अंकल एंड आंट के साथ रहते हैं. 14 years old
अंकल फोर्स हिम टू अर्न। अब वो 14 साल के हो गए, अब उनके अंकल उनको बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें और नर्च नहीं कर सकता, तो बेटा नाउ यू हैव टू अर्न। अब आपको अर्न करना होगा, अपना आगे बढ़ना होगा एंड शो मी कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये ऐसा बोलकर इनके अंकल ने इनको काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया। इनकी एजुकेशन वहीं पर छूट गई, बहुत ही लिटिल एंड सेमी एजुकेशन से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था मुन्नू ने। एंड इनका इफ़ आई टॉक अबाउट द लिल लिल एजुकेशन थी इनकी एंड नो स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय, इनके पास कोई भी स्किल नहीं था एम्प्लॉय का। ही डजेंट नो हाउ टू अर्न मनी, इवन ही डजेंट नो अबाउट कि हाउ टू लिव विद द पीपल दोज टू होम ही हैज़ नो नॉलेज अबाउट द पर्सन, मतलब स्ट्रेंजर्स के साथ इसको रहना है अभी। तो कुछ भी इसको नहीं पता था, नो स्किल्स आप बोल सकते हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं अनफेमिलियर था ही इज़। लेकिन इनको वहाँ भेज दिया जाता है, कहाँ भेजते हैं, बेसिकली एक टाउन होता है पास ही का, श्यामनगर, यहाँ पे इनको भेज दिया जाता है एज ए हाउस सर्वेंट। यहाँ पे एक नौकर की तरह इनको काम करने के लिए मिलता है। तो जो बैंक क्लर्क होता है, ये ना बैंक क्लर्क होता है, ये जो जिस घर में ही जाता है वहाँ पे जो एक वहाँ पे कपल हैं जो, तो उनका जो हस्बैंड होता है वो बैंक क्लर्क होता है। वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है नेचर में, एंड कहीं ना कहीं उसको मर्सी होती है टुवर्ड्स मुन्नू। लेकिन जो उसकी वाइफ होती है, हिज वाइफ जो होती है, वो मर्सलेसली होती है, मर्सीलेस होती है, मतलब कि किसी भी प्रकार की उसको कोई भी काइंडनेस नहीं दिखाती है मुन्नू को। एंड समय समय पर जैसे कि काइंड ऑफ जो मालिक होते हैं इस द वे दे आर जस्ट टॉकिंग इन इन अ वेरी बैड मैनर, ब्रूटली उनको पीटना, किसी भी बात पर डांट देना, हर बात पर दिस इज़ द नेचर ऑफ हिज वाइफ। जो एक पर्टिकुलर बंदा था बैंक क्लर्क का, जहाँ पे ये अभी एज ए सर्वेंट काम करने आता, तो कहीं ना कहीं इनकी एक डॉटर होती है, उसका नाम होता है शीला, राइट। तो उसके अंदर देखिए ह्यूमैनिटी, आप बोल सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड यंगर डॉटर, इनकी एक शीला बेटी होती है। तो कहीं ना कहीं शीला जो होती है वो थोड़ी बहुत सिंपैथी दिखाती है टुवर्ड्स मुन्नो, क्योंकि जो मुन्ना होता है उसको मंकी डांस करके दिखाता है कि उसको कहीं ना कहीं हंसाता है एंड उसको एंटरटेन करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एंटरटेन फील करती है। तो टुवर्ड्स मतलब मुन्नू वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि शीला थी जिसके साथ वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेता था, एंड ही फील्स लिटिल बिट ग्रेट एट दैट होम विद द कंपनी ऑफ शीला। लेकिन एक दिन क्या होता है एक्सीडेंटली, ये ना मतलब कि मुन्नो जो होता है ये मंकी डांस करके उसको दिखाता था बार बार, मंकी को एक्चुअली कॉपी करता था कि मंकी कैसे करता है, क्योंकि इसका जो बेचारे का मेन मोटिव होता था, ही वांट्स कि एटलीस्ट कोई तो मुझसे खुश हो, कोई तो मुझे शाबाशी दे कि मैंने अच्छा किया है। तो कहीं ना कहीं जितना भी इसको आता था, मतलब अच्छे से क्रिएटिवली ये मंकी डांस करके दिखाता था। और एक्सीडेंटली क्या होता है, ही बाइट्स अ गर्ल, ये उसको शीला को बाइट कर देता है, एक्सीडेंटली कर देता है, इसको पता नहीं होता कि जैसे मंकी बाइट करता है ना, जस्ट लाइक इन दैट मैनर। तो फिर क्या होता है, अब तो इस बंदे की शामत आ जाती है मुन्नू की, इसको बहुत ही बुरी तरह पीटा जाता है, डांटा जाता है, और ये डर के मारे वहाँ से बच्चा भाग जाता है मुन्नू। और विदाउट टिकट, इसके पास तो पैसे भी नहीं होते, विदाउट टिकट ये कहाँ चल जाता है, राइड ऑन अ ट्रेन, ट्रेन में चढ़ जाता है। एंड वहाँ पर इसको नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मेरे पास तो टिकट भी नहीं है, वहीं जाके ट्रेन में ये छिप जाता है। और जो गाइस ट्रेन थी जिसमें मुन्नू बैठे थे, वो जो एंडिंग अप हो रही थी वो सिटी हो रही थी दौलतापुर, एक दौलतपुर नाम की सिटी है, वहाँ पे उसका एंड हो रहा था। तो ऑन द ट्रेन अगर मैं बात करूँ कि ट्रेन में ये इसका एनकाउंटर होता है प्रभा दयाल से। प्रभा दयाल एक कैरेक्टर है इसके अंदर। तो ट्रेन में इसका एनकाउंटर होता है और इनकी एक वाइफ होती है। तो कहीं ना कहीं ये इसको मतलब ऑफर देते हैं कि मतलब कि तुम हमारे साथ आ जाओ, राइट। तो गाइज ये जो प्रभा होता है और इसकी जो वाइफ होती है, इनको ऑफर करती है मुन्नो को कि आप सेफ होम हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यू कम विद अस। तो ये फाइनली उनके साथ चला जाता है। देखिए मैं आपको बहुत ही ओवरव्यू बता रही हूँ गाइज, मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ फ्रॉम दी नॉवल कुली। एंड फिर क्या होता है, ये एक फैक्ट्री में जहाँ पे काम करता है, ये कहीं ना कहीं मुन्नो को वहीं लगा देता है, और बहुत ही अनप्लेजेंट कंडीशंस के साथ कि आपको यहाँ पे काम तो ज़्यादा करना पड़ेगा बट आपको मनी बहुत कम मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाइड नहीं था, बट सेटिस्फेक्शन का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं था। इसको तो भाई अपना कैसे भी करके आगे अपना आगे का दिन देखना था कि मुझे अगले दिन क्या करना है, क्योंकि इसके पास ना तो घर था ना कुछ था। एनी हाउ इसको प्रभा और उसकी वाइफ के थ्रू उसको एक रहने की जगह मिल जाती है, बट लेकिन उसको हर चीज़ थोड़ी उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी एज दी सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब इसने अपने आप को एडजस्ट किया। तो वहाँ पे इसने बहुत ही हार्ड वर्क किया, ऑर्गेनिक गंदी स्मेल आती थी उस फैक्ट्री के अंदर। एंड द हाउस आर लॉन्ग, जो आवर्स थे काम करने के वो बहुत ज़्यादा थे, और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि पे इज़ टू लेस, उसको कुछ नहीं मिल रहा था। तो
ड्यू टू सीरियस रीज़न गाइज जो फैक्ट्री होती है वो क्लोज्ड हो जाती है, और अगेन मुन्नो जो होता है वापस से कहाँ जाता है, ऑन दी स्ट्रीट्स पे आ जाता है। अब उसके पास रहने को घर वर कुछ भी नहीं है। नाउ अगेन ही हैज़ टू स्ट्रगल टू फाइंड प्लेस। अब उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे जगह मिल जाए। आपने देखा होगा ना रोड्स पे जो लोग बैठे होते हैं, बैगिंग कर रहे होते हैं, दे हैव नो प्लेस टू स्लिप। तो ये उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं उन्हीं के जैसे स्ट्रगलिंग करने लगा। ओके, मुन्नो। तो गाइस जब भी पता है क्या होता है, एक दिन उसको ना एक पोस्टर दिखता है, ही सो अ पोस्टर जो एक रंग बिरंगा होता है, वहाँ पे कुछ मेंशन होता है कि सर्कस के बारे में होता है, तो ही वांट्स टू गो देयर। अभी वो कहाँ जाना चाहता है मुन्नू, बॉम्बे जाना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा साल्वेशन मुझे यहीं से मिलेगा, कि कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे जाके मैं अच्छा फील करूँगा। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ ये बॉम्बे जाने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। तो मुन्नू स्टार्टेड वर्क। अब वहाँ पे वो एनी हाउ पहुँच गया विद एलिफेंट, जो कीपर होते हैं ना सर्कस के अंदर, एलिफेंट कीपर होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं वो काम करने लग जाता है आपका मुन्नू। एंड वहाँ भी ट्रस्ट में उसको इतना हार्डवर्क करने को दिया जाता है। एंड इन सर्च वर्क देयर बट फाउंड नो वर्क्स। अभी वो क्या कर रहा है कि वो काम ढूंढ रहा है, लेकिन उसको भी काम नहीं मिल रहा है। देयर ही हैड टू स्लिप ऑन स्ट्रीट। यहाँ पर भी उसको क्या हो रहा है कि स्ट्रीट्स में सोना पड़ रहा है। ठीक है, उसके पास कुछ भी जगह नहीं है, कहाँ रहे, कहाँ खाए, क्या करे। तो एनी हाउ वो यहाँ बॉम्बे पहुँच तो गया विद लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, बट नथिंग कंप्लीट, और उसको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अगेन ही स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग, राइट, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि ही हैज़ नो प्लेस टू लिव, स्लिप एंड नो थिंग्स टू ईट, राइट। तो फाइनली जो मुन्ना होता है गॉट वर्क इन अ बिग कॉटन फैक्ट्री। अब इसको बिग जो कॉटन मिल होती है उस फैक्ट्री में इसको काम मिल जाता है। एनी हाउ दिस इज़ रियली टू मच हार्ड वर्क फॉर हिम, क्योंकि यहाँ पे उसे पहले से भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, सेम कंडीशन, सेम अनप्लेजेंट कंडीशंस के साथ, कि आपको काम तो ज़्यादा मिलेगा, हार्ड वर्क मिलेगा, एंड आपको पे कुछ नहीं होगा, राइट। मीन्स जो भी होगा दैट वॉज नॉट इनफ फॉर यू। ओके, तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ देयर। एंड ब्रूटल मैन था वहाँ पर एक, वॉज देयर हु अब्यूज कुलीज। यहाँ पे एक ना आदमी था, तो ये क्या करता था, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली नेचर होता था, ब्रूटली बिहेव करता था विद दी कुलीज के साथ। मतलब उनको अब्यूज़ करना, उसको बड़ा मज़ा आता था अब्यूज़ करना कुलीज को, क्योंकि जो कुलीज थे बेसिकली, इफ़ आई टॉक अबाउट दी कुलीज, किनको किया जाता था, कुलीज दोज अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते थे उनको कुली बोला जाता था। दिस इज द वर्ड विच कॉल्ड आउट देयर। तो इस वर्क के थ्रू उनको बोला जाता था कि तुम्हारे पास तो कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, दैट्स वाई यू आर कुली, राइट। सो ये जो ब्रूटल बंदा था ये इनको इतना परेशान करता था, अब्यूज़ करता था, मतलब समय समय पर विदाउट फॉल्ट ऑफ योर ये आपको कभी भी अब्यूज़ कर देता था, बिकॉज इसको मज़ा आता था अब्यूज़ करने में कुलीज़ को। गाइज यहीं पर ना एक रतन होता है। रतन इज द वर्कर इन दी कॉटन मिल फैक्ट्री जो थी, इसी में एक रतन लड़का होता है, ये काम करता है। ये कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने के लिए बोलता है, जो जितने भी कुली हैं अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, इसको आवाज़ उठाने के लिए कहता है। और मुन्नू जो होता है कहीं ना कहीं इसके अंदर अपने आप को इंडल्ज कर लेता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मुन्नू देखता है कि बहुत सारे रॉइड्स स्टार्ट हो गए, तो ये अपने आप को वहाँ से अलग कर लेता है मुन्नू, क्योंकि ये नहीं चाहता कि मैं इन सब रॉइड्स के अंदर अपने आप को इंडल्ज करूँ। ही हैज़ नथिंग टू कि अपने आप को वो बिजी रखे इन सभी चीज़ों में। इन सभी चीज़ों का कहाँ टाइम मुन्नू के पास है, वो इतना डर गया है, बच्चा है वो। तो उसने अपने आप को यहाँ से अलग करना शुरू करा। तो रतन बेसिकली वो पढ़ा बताता था लोगों को, टीचेस कुलीज टू रेज वॉइस अगेंस्ट दियर राइट्स, कि अपने राइट्स के अगेंस्ट वॉइस उठाओ। तो ये रतन अच्छा बंदा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुन्नू ने इसके साथ में नहीं रहा आगे चल के, क्योंकि उसको लगा कि नहीं, अभी इसकी वजह से रॉइट्स क्रिएट हो रहे हैं और मैं इन रॉइट्स में पढ़ना नहीं चाहता। देन क्या होता है, मुन्नू वहाँ से हट जाता है, चला जाता है। अभी वो फिर से रोड पर आ गया है। एंड वंस क्या होता है, मुन्नू हिट बाय अ कार, एक कार से वो हिट हो जाता है। और वो कार किन की होती है, मिसिस वे नाम करके एक लेडी होती है। शी इज़ अ काइंड लेडी आप बोल सकते हैं, इज़ द लेडी हु टेक्स मुन्नो आफ्टर एक्सीडेंट। अभी वो मुन्नो को अपने साथ ले लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरी वजह से इसको चोट लगी है। तो अब ये क्या करती है, ये उनको शिमला लेके आ जाती है। शिमला हार्ड वर्क अगेन इनको यहाँ पे करना पड़ता है। इनको क्या करना पड़ता है, एक सामान की बोरी होती है, उसको उठा के ले जाना होता था। मीन्स एक गाड़ी होती थी, उसको खींचना, पुल करना होता था उस गाड़ी को। दिस इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्क। लेकिन ये अभी भी खुश था, क्यों, क्योंकि ये एक हिल स्टेशन पे आ गया था शिमला, बिकॉज ये जैसे कि चाहता था, कांगड़ा हिल्स में जो इसका विलेज टाउन था, ऐसा ही माहौल इसको मिल जाता है जैसा कि मुन्नू चाहता था कि मुझे माहौल मिले। अभी हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ। अभी क्या होता है, मुन्नू हैड टू डू, बट
उसको काम तो अभी भी करना पड़ रहा है. ही फील्स हैप्पी बिकॉज फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ही वॉन्टेड टू स्टे इन दी हिल साइड एरिया, क्योंकि ये शुरू से ही चाहता था हिल साइड एरिया में अपने आप को स्टे करना, अपने आप को टाइम अपना टाइम देना हिल स्टेशंस पे, वहाँ पे क्लाइंब करना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. तो अभी उसको वो जगह तो मिल गई है, लेकिन ही हैज़ टू वर्क हार्ड, राइट. लेकिन गाइस बाय एंड लार्ज क्या होता है कि इसको ना साइंस दिखने लगते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के, कि इसको, क्योंकि इसको जब कफ होता है तो कहीं ना कहीं ब्लडिंग होने लगती है, तो थकावट होना, तो एग्जॉस्टेशन, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को फील करना कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ. तो दीज आर दी सिम्टम्स गॉट नोटिस्ड बाय मुन्नो ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के, एंड फाइनली ही डैड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस से इसकी डेथ हो जाती है. दिस इज़ अ वेरी सैड स्टोरी ऑफ मुन्नो इन विच बहुत ही अच्छे से मुल्कराज आनंद ने दिखाया है कि किस तरीके से जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था इन द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, राइट. सो गाइज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल. मैंने अपनी बेस्ट ट्राई किया था कि आपको किसी भी तरीके से मेन पॉइंट्स आपको इस नॉवल के बता दूँ, जिससे कि यू हैव नो वरी अबाउट, अगर आपको समरी से क्वेश्चन आ जाए यू गाइज कैन ईजिली आंसर. So guys, if you like my video, please share with your friends and do subscribe my channel if you not yet, क्योंकि in further uh, I will upload so many important informative videos for UGC NET upcoming exam June 2025. Most important and written notes आपको मेरी channel से provide होंगे. So please stay tuned with me and follow my channel, will help you really. Okay, till then, bye bye. Have a great day.